हेलो बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ चुके हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्यूबिकल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए, और उनके इंटर रिलेशनशिप्स भी हमने पढ़े थे कि किसमें कितना सीएफएससी गैप होता है। क्या रिलेशनशिप ऑक्टा और टेट्राहेड्रल का था, टेट्रा और क्यूबिकल का था, और ऑक्टा और क्यूबिकल के रिलेशनशिप बनते थे किनके बीच में, सीएफएससी के बीच में। नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, फॉर द स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वीबीटी में हमने पढ़ा था। मैं थोड़ा वीबीटी का यहां पे डिस्कशन करता हूं। एक बार हाइब्रिडेशन क्या होगी, या तो DsP2 होगी या sp2d होगी। मतलब हाइब्रिडेशन में जो पार्टिसिपेशन होगा वो D का, S का और P का होगा। P के 2 और D का 1। D का जो 1 जो ऑर्बिटल होता है, जो पार्टिसिपेशन करता है स्केयर प्लेनर, वो कौन सा होता है, वो तो आपका D। सपोज ये कौन सा ऑर्बिटल है, Px। ये ऑर्बिटल है कौन सा, Py। और ये ऑर्बिटल है आपका dx² डैश y²। D ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज होता है P से, तो मैंने उसको ज्यादा डिफ्यूज करके दिखाया आपको, ठीक है। ये एक्सिस कौन सा होगा, x। ये एक्सिस कौन सा होगा, y। और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ कौन सा, z। ये क्या हुआ, मेटल का सेंटर, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर है z। लेकिन मैं क्या करता हूं, थोड़ा समझना कि z के अलोंग कोई लीगेंड्स नहीं अप्रोच कर रहा है। z के अलोंग कोई लीगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है लीगेंड्स। क्यों, क्योंकि स्केयर प्लेनर किस में है, स्केयर प्लेनर आपका 2D में है, 2 डायमेंशन में है स्ट्रक्चर। और 2 डायमेंशन में 2 ही डायमेंशन है, एक x और एक y। z के अलोंग कोई लीगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहा। क्लियर यहां तक, अच्छा अब सुनिए। तो जब कोई लीगेंड्स z के अलोंग अप्रोच ही नहीं कर रहा है, और यहां पे लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस L है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन z पे तो कोई लीगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहा है। अरे z पे तो कोई लीगेंड्स नहीं आ रहा ना। जब कोई z पे लीगेंड्स आ ही नहीं रहा है तो z पे रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि रिपल्सन किन के बीच में है, लीगेंड्स के बीच में, और किन के बीच में, और जो लोब्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में। ये लीगेंड्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, D का, P का, तो इनसे रिपल्सन है इसका, तो जिसको हमने सेकेंडरी इंटरेक्शन बोला था, रिपल्सिव फोर्स जो था। लेकिन यहां पर तो लीगेंड्स आ ही नहीं रहा है इधर से, तो परपेंडिकुलर तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो वहां पर रिपल्सन नहीं होगा। और जब रिपल्सन नहीं होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, रिपल्सन्स की वजह से क्या होते हैं, एक्साइटेशंस होते हैं, स्प्लिटिंग्स होती हैं। डिफरेंट इंटरेक्शंस की वजह से स्प्लिटिंग हुई थी, याद कीजिएगा। तो यहां पे स्प्लिटिंग अलग होगी, अलोंग द एक्सिस में अलग, फिर अलोंग द एक्सिस में भी कौन सी, अलोंग द एक्सिस में भी अलग, किन की, जो प्लेन में है उनकी अलग। प्लेन में कौन से ऑर्बिटल्स हैं, देखो dxy है, dx²y²। ये बिटवीन द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस वालों की रिपल्सन हाई और बिटवीन द एक्सिस वालों की रिपल्सन लो, क्योंकि मान लीजिएगा ये हमने पहले भी पढ़ा था क्या, भाई ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल हमारे पास में कौन सा, dxy है। तो यहां पे है, लीगेंड्स यहां पे अप्रोच कर रहा है, तो इससे रिपल्सन क्या होगा, लो होगा, और ये रिपल्सन क्या होगा, हाई होगा। भाई यहां पे लीगेंड्स अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस। यहाँ पे क्या है, अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, अलोंग द एक्सिस लिगेंड्स है।
तो इस लिगेंड्स का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन ज्यादा होगा, इस लिगेंड्स का इससे रिपल्सन कम होगा। और परपेंडिकुलर जो लोब है जेड की, वहां पे लिगेंड्स आ ही नहीं रहा। स्केल प्लेनर में याद कीजिए, अभी बताया आपको, लिगेंड्स जेड के अलोंग अप्रोच नहीं कर रहा है, तो जेड के अलोंग रिपल्सन नहीं होगा। जेड के अलोंग रिपल्सन बहुत भी कम होगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा? अलोंग द एक्सिस वाले में, उससे कम बिटवीन द एक्सिस वाले में, और उससे भी कम जेड जो परपेंडिकुलर है उसमें। ठीक है, आगे। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैं ये कह दूं कि ये मान लीजिएगा जेड में लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहा है, एक्स और वाई में अप्रोच कर रहा है, तो आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अब सुनिएगा क्या, ये डी ऑर्बिटल है भाई हमारे पास में, ये क्या है? डी ऑर्बिटल। और डी में यहां पे कौन से ऑर्बिटल्स हैं बच्चों? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। जब लिगेंड्स अप्रोच करेगा फार सिमेट्रिक, फार सिमेट्रिक में क्या बताया था कि जब लिगेंड्स सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहा है, ना तो यूं पता कि अलोंग द एक्सिस है, ना यूं पता बिटवीन द एक्सिस है, ना यूं पता कि जेड के अलोंग नहीं आ रहा, हमें पता नहीं है। फार सिमेट्रिक रिपल्सन सभी में फेल होगा। तो ये क्या होगा? ये तो डी कौन सा था? ये तो था फ्री स्टेट। ये कौन सा था? ये था भाई फ्री स्टेट मेटल आयन। इन किसमें? इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन ये किसमें आ गया? फार सिमेट्रिकल, फार सिमेट्रिक। क्या? व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेज फार सिमेट्रिकली। तो ये क्या हो गया? इस एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा गैप हो गया आपका। अब आगे सुनिएगा, स्केल प्लेनर में क्या होगा? भाई जेड के अलोंग तो क्या रिपल्सन है ही नहीं, उसकी एनर्जी तो लो होगी, और जिनके अलोंग द एक्सिस है एक्स और वाई में, उनकी एनर्जी हाई होगी। तो क्या होगा? पहले तो ये देखिएगा, अलोंग द एक्सिस वालों में ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था हमने, अलोंग द एक्सिस में वहां पे भी अलोंग द एक्सिस आया था, तो अलोंग द एक्सिस वालों की एनर्जी हाई और बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी लो। ये क्या नाम दिया था इसको? T2C। यहां पे क्या नाम दिया था इसको? AC। ऑक्टाहेड्रल की है ये, यहां तक इसको ध्यान में कीजिए। ये स्प्लिटिंग है किसके लिए? डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं? DXY, DYZ, DZX। ये कौन से हैं? DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कौन से हैं? DZ। अब DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो रिपल्सन अलग है, DZ स्क्वायर में अलग है। इसमें रिपल्सन हाई होगा, इसमें रिपल्सन लो होगा, इसकी एनर्जी हाई होगी, इसकी एनर्जी लो होगी भाई। इसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो गई, और ये गया कहां पे? ये कौन सा गया? DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसमें रिपल्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये DZ है, जेड का लोग नहीं है, तो ये क्या होगा? DZ स्क्वायर। अब इसमें देखो, ये कौन सा? DXY, YZ और ZX। एक्स और वाई क्या है? बिटवीन द एक्सिस, और प्लेन में है, ये प्लेन में प्लेनर है ये प्लेनर। अब मैं कौन से ले रहा हूं कि जो स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है एक्स और वाई से, एक्स और वाई से, तो यहां पे क्या है? एक्स और वाई, एक्स और ये तो बिटवीन द, ये कौन सा हुआ आपका? अलोंग द एक्स एंड वाई, मतलब DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन और एक लोब्स ये है, ये जो मैं डार्क कर देता हूं यहां पे, ये वाली, ये कौन सी होगी भाई? ये होगी DX स्क्वायर DXY। ये कौन सी होगी? DXY। DXY में क्या है? DXY में क्या है? बिटवीन द एक्सिस है लोब्स आपकी। कहां पे भाई? बिटवीन द एक्सिस है लोब्स आपकी। तो क्या होगा? DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो रिपल्सन हाई होगा, और DXY में रिपल्सन कम होगा। लेकिन DXYZ और ZX में
बिटवीन द वाई एंड जेड है और जेड के अलोंग तो नहीं आ रहा है। सुना ध्यान से, वाई और जेड है, जेड के अलोंग नहीं आ रहा है, जेड में है ही नहीं, जेड में आ ही नहीं रहा है, अप्रोच ही नहीं कर रहा है कौन, लिगेंड्स। तो यहां पर रिपल्सन अलग होगा, इन दोनों का रिपल्सन सेम होगा, इनका अलग होगा, क्योंकि जेड एक्सेस वाला तो हट गया भाई, क्योंकि जेड में तो है ही नहीं, बिटवीन द जेड भी नहीं है, अलोंग द जेड भी नहीं है। तो इनमें तो क्या है, एक लोब्स वाई और जेड के बीच में है, यहां पे लोब्स क्या है, अलोंग बिटवीन द जेड एंड एक्स, और जेड के अलोंग अप्रोच नहीं कर रहा है, तो यहां पर रिपल्सन क्या होगा, लो, और यहां पर रिपल्सन क्या होगा, हाई। तो डीएक्स वाई की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और किनकी, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी क्या होगी, लो। तो ये स्प्लिटिंग हुई किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए। किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होगी, स्प्लिटिंग। और ये स्प्लिटिंग किसके लिए हुई, ये स्प्लिटिंग हुई 3D ऑर्बिटल्स के लिए, 3D ऑर्बिटल्स के लिए। अगर हमारे पास में मेटल आयन जिनके पास में 4D और 5D होगा, वो मेटल आयन जिनके पास में क्या होगा, ऑर्बिटल्स होंगे 3D के बजाय 4D और 5D, मतलब सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अगर हमारे पास मेटल आयन हुए, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अगर हमारे पास मेटल आयन हुए, तो उसमें स्प्लिटिंग थोड़ी सी और भी डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट होगी, ये जेड स्क्वायर की एनर्जी बहुत कम होगी। क्यों होगी वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कभी, क्योंकि मैं इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो कैसे दिखाऊंगा इसको, यूं ये और ये और ये थोड़ा सा और हाइट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अरेंज द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे हाई एनर्जी किसकी होगी भाई, 3D के लिए लिख रहा हूं, फॉर द 3D सबसे हाई एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उससे लो होगी किसकी, डी एक्स वाई, उससे लो होगी डी जेड स्क्वायर की, और उससे लो होगी डी एक्स जेड और वाई जेड। ठीक है, किसके लिए ये है 3D सीरीज के लिए, ये किसके लिए भाई, 3D सीरीज के लिए। अगर 4D और 5D के लिए आ जाए तो क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड हाई डी जेड स्क्वायर। तो ये स्प्लिटिंग होगी किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड होता ही नहीं, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड तो सिर्फ किसका केस है, 3D ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है बस। अब आते हैं कि जो गैप है, डेलो गैप ऑक्टाहेड्रल्स के लिए, वो डिसाइड कौन करता है, कितना गैप होगा, कम होगा ज्यादा होगा, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल्स के लिए। देखो क्या, ये डी ऑर्बिटल, डी किसमें, ये फ्री स्टेट में, फिर क्या हुआ एक्साइटेशन, फिर क्या हुआ भाई एक्साइटेशन, किसका एक्साइटेशन, डी का एक्साइटेशन,
डी इन एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या बोलते हमने, डेल्टा एच। ये कौन सा हो जाएगा आपका इजी, ये क्या हो जाएगा आपका T2Z, T2Z और इजी, और ये गैप इसी को बोला था हमने डेल ओ और CFSP। किसके लिए ये हुआ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए क्या था भाई, E P2 डेल्टा T CFSE, ये D फ्री स्टेट में है, ये D एक्साइटेड स्टेट में है, और इसी डेल्टा गैप के अकॉर्डिंग ही इनके बीच का एनर्जी गैप होगा। हमने बताया भी था, हमने किया भी था, रिलेशनशिप लिखे थे इनके बीच में। हमने क्या रिलेशनशिप था, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इसको क्या था 4/9 ऑफ डेल्टा टेट्राहेड्रल 4/9 ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। रिलेशनशिप स्प्लिटिंग का रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो गैप है T2Z और EZ के बीच में, ये क्या होता है, लो भी होता है और हाई भी होता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको डिसाइड करते हैं, पहला न्यूक्लियर चार्ज, पहला क्या न्यूक्लियर चार्ज, क्या है न्यूक्लियर चार्ज, सुना था न्यूक्लियर चार्ज को, सुना यहां पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड्स है L नेगेटिव। तो ये क्या कहा था मैंने, ये क्या है प्राइमरी इंटरेक्शन, क्या ये प्राइमरी इंटरेक्शन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन और ये लिगेंड्स, ये क्या आपका सेकेंडरी इंटरेक्शन, ये क्या आपका सेकेंडरी इंटरेक्शन। जितना ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज लिगेंड्स को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, उतना लिगेंड्स क्लोज आएगा, और जितना क्लोज आएगा उतना ही क्या होगा, ये रिपल्सन ज्यादा होगा। मतलब क्या, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा। प्राइमरी इंटरेक्शन तो कौन सा है, अट्रैक्टिव है। सेकेंडरी इंटरेक्शन कैसा है, रिपल्सिव है। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। भाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ लिगेंड्स क्लोज आया, और जितना क्लोज आएगा उतना ही लिगेंड्स है, और ये लोन पे रिपेल करेगा, ये सॉरी लोन पे बोलता हूं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, और ये जितना ज्यादा इनके बीच में रिपल्सन होगा उतनी ही इनके बीच में स्प्लिटिंग होगी, उतना ही ये गैप हाई होगा। मतलब क्या, न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई है तो CFSE गैप हाई है, ठीक है। अब क्या, जब डी में चलते हैं हम डाउन द ग्रुप, डी में किधर जाते हैं, डाउन द ग्रुप, ये 3D है, ये 4D है, और ये 5D है। तो 3D का न्यूक्लियर चार्ज क्या है, लो। 4D और 5D का न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ट्रांजिशन सीरीज में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो मैंने क्या कहा, आपका ये गैप बढ़ेगा। इसीलिए 4D और 5D में गैप हाई होने की वजह से, 4D और 5D में गैप हाई होने की वजह से इनमें कोई वीक फील्ड का केस नहीं बनता है। सभी लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्यों, गैप हाई है तो पहले नीचे पेयरिंग ही होगी, तो नीचे पहले पेयरिंग ही होगी। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड जस्ट कहानी किसकी है, ये कहानी है 3D की। दूसरा, पहला हुआ न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, हालांकि वो भी न्यूक्लियर चार्ज का ही फैक्टर है, मैं तो मानता हूं वो न्यूक्लियर चार्ज वाला ही है। बस क्या हुआ, मैं ये कहूं
अब कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो क्या है 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही क्या करेगा वो लिगेंड्स को स्ट्रांगली अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो लिगेंड्स को Ln नेगेटिव लिगेंड्स को अपनी साइड में क्या करेगा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा लिगेंड्स क्लोज आएगा, क्लोज आएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा CFS गैप ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ क्लोज आया, क्लोज आया रिपल्सन ज्यादा हुआ, रिपल्सन ज्यादा हुआ CFS गैप ज्यादा हुआ। बोलो क्लियर हुआ? कौन सा ज्यादा स्ट्रांगली अपने साइड में लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेगा CO3 पॉजिटिव। क्यों? या तो यू कह दो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, या ये भी कह दो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या ज्यादा है, इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कम। या ये समझ लीजिएगा यू कह दीजिएगा जस्ट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, डायरेक्शन अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिगेंड्स क्लोज आएगा, लिगेंड्स क्लोज आएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, CFS गैप हाई होगा। क्लियर? तीसरा फैक्टर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, अच्छा देखो मैं कहूं क्या निकल 4 पॉजिटिव और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, दोनों का चार्ज किसका ज्यादा है, इसका, और इसका क्या है चार्ज कम है, तो किसमें गैप ज्यादा होगा, दोनों में गैप कम बराबर होगा, CFS गैप बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो चार्ज कम कर गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, लेकिन इसका क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। मैंने कहा था ये कौन सी सीरीज में, ये तो 3D में है, ये कौन सी में 4D में है। तो क्या कहा था मैंने तुम्हें, अगर डाउन द ग्रुप जब जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन की वजह से रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन की वजह से CFS गैप बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ही तो वही थे जिनमें गैप क्या था हाई, गैप हाई होगा किन में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, गैप लो होगा वीक फील्ड लिगेंड्स में। ठीक है, तो ये क्या थे कुछ फैक्टर्स थे जिन पे CFS गैप डिपेंड करता है। अब आती है लिमिटेशंस किसकी, CFT की लिमिटेशन। पहली स्टोरी क्या है, पहली स्टोरी यही है कि ये कंप्लीटली आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड बताता है, लेकिन क्या ट्रांजिशन मेटल कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करता है, यूजली जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वो होते हैं अल्किल मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल विद हैलोजन्स, विद हैलोजन्स। लेकिन ट्रांजिशन मेटल आए हैं, मैं कहूं कॉपर 2 पॉजिटिव, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, अरे भाई ये तो इनका तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है, तो इनमें तो आयनिक कैरेक्टर के बजाय क्या होगा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फुर्जान रूल, हमने पढ़ा था। तो कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर नहीं कर सकते, हाँ हम यूं कह सकते कुछ आयनिक कैरेक्टर है, कुछ आयनिक कैरेक्टर है। दूसरा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आयनिक कैरेक्टर डिफाइन करती है। तो हाइब्रिडेशन नहीं बता पाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनको इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जैसे जैसे आपका कौन सा है मेटल आयन विद NO पॉजिटिव, लिगेंड से NO पॉजिटिव, ये मेटल आयन है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में तो क्या होगा रिपल्सन, तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। इन इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, है ना, क्लियर, ये होगा। दूसरा देखो CO क्या है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगली लिमिटेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और F नेगेटिव क्या है, वीक फील्ड है। F नेगेटिव क्या भाई, वीक फील्ड। CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। CO है कैसा नेचर में, न्यूट्रल। अब देखो मान लो मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं, इसको हटा देते हैं,
ये एक ऑर्बिटल में डी का ले रहा हूं, एक ही ऑर्बिटल ले रहा हूं, कौन सा? मैं ले रहा हूं डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। ऑक्टाहेड्रल में किधर से आता? अलोंग द एक्सिस, अप्रोच करता है मेटल लाइन के साइड में कौन? लिगेंड्स। ये कौन सा है? डी एक्स स्क्र वाई स्क्र है। ये कौन सा है? डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। दो मेटल लाइन है सेम, Mn पॉजिटिव मान लीजिएगा, Mn2 पॉजिटिव, यहां पे भी क्या है? Mn2 पॉजिटिव। यहां पे लिगेंड सर कौन सा? यहां पे ले लेता हूं निकल, यहां पे ले लेता हूं निकल। यहां पे ले लिया मैंने लिगेंड्स क्या? F नेगेटिव। यहां पे लिगेंड्स क्या ले लिया? CO, कार्बन है। तो F नेगेटिव का अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज लेकर रखेगा पूरा। और यहां पे क्या होगा? CO में CO में CO में क्या होगा? CO क्या है? चलो ऐसे समझाता हूं। CO न्यूट्रल है। CO क्या है? न्यूट्रल है। तो इस केस में अगर मैं CFT के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूं तो CFT के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? CFT के अकॉर्डिंग तो O और C, ये नेगेटिव और CFT के अकॉर्डिंग, हालांकि ये गलत होगा, मैं बताता हूं। तो ये क्या है? स्मॉल नेगेटिव। ये क्या है? स्मॉल पॉजिटिव। ये क्या? कंप्लीट नेगेटिव है। कंप्लीट नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो गैप ज्यादा होगा। यहां पे स्मॉल डेल नेगेटिव है, थोड़ा सा रिपल्सन होगा, और सॉरी अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, गैप क्या होना चाहिए? लो। और गैप जिसमें लो होता है वो क्या होता है? वीक फील्ड। तो CO क्या होना चाहिए? वीक फील्ड होना चाहिए। इसमें रिपल्सन क्या होगा? F नेगेटिव। मेटल लाइन के साथ में अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा, प्राइमरी अट्रैक्शन ज्यादा होगा। प्राइमरी अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सेकेंडरी इंटरेक्शन ज्यादा होगा। सेकेंड इंटरेक्शन कैसा है? रिपल्सिव। रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। NH3 ले लो आप। NH3 है, NH3 मेटल लाइन है Mn2 पॉजिटिव। यहां पे मेटल लाइन है Mn2 पॉजिटिव। लिगेंड्स F की जगह Cl ले लीजिएगा। अब Cl नेगेटिव को मेटल लाइन 2 पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या इस डेल नेगेटिव को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा? ऑब्वियस, नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो क्या था? ये क्या था? इनके बीच का अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। और यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के बीच में ये क्या है? इनके दोनों के बीच में लोब्स का इलेक्ट्रॉन और Cl के बीच में यहां पे क्या होगा? रिपल्सन। जब भाई अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रिपल्सन भी क्या होगा? हाई। और रिपल्सन ज्यादा होगा तो गैप क्या होगा? हाई। गैप हाई होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड। यहां पे क्या है? अट्रैक्शन कम होना चाहिए, अट्रैक्शन कम होना चाहिए तो रिपल्सन कम होना चाहिए, रिपल्सन कम होगा तो गैप कम होगा, गैप कम होगा तो क्या होना चाहिए? वीक फील्ड। लेकिन है क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो CFT ये तो बताती है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कुछ हमें एक्सप्लेन नहीं करती है। हम कैसे फील्ड स्ट्रेंथ निकालें? कैसे हमें पता चलेगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक ये क्यों है? ये CFT में एक्सप्लेन नहीं है। क्लियर? तो यहां तक हमने क्या पढ़ा है? स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स पढ़ा है, ऑक्टा के लिए, क्यूबिकल के लिए, टेट्रा के लिए, स्क्वायर क्लीनर के लिए। फिर लिमिटेशन पढ़ी कुछ, और कुछ CFSE गैप को डिसाइड कौन से फैक्टर करते हैं वो पढ़ा हमने। क्लियर? उसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं CFT के, और फिर आएगा एक नया कॉन्सेप्ट JTD, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। वो टाइम मिलेगा तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो सिलेबस 12th का हिस्सा नहीं है। ठीक है? तो वो आगे इन फ्यूचर देखेंगे, टाइम जब भी मिलेगा मेरे को, टाइम 12th वाली वीडियोस कंप्लीट जब भी हो जाएंगे मैं उन पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अभी फोकस 12th के लिए ही है। तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, सुने,
प्रॉब्लम्स आए पूछें। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।